नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं बलवंत सांड एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। हमने ये पहला लेक्चर शूट कर दिया, दूसरा हमारा शूट है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं जो कल हमने क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था हमने ब्लड के बारे में, प्लाज्मा क्या है, ब्लड क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उसका रंग लाल क्यों होता है, प्लाज्मा क्या है, उसमें कितना जल पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज रक्त कोशिकाएं, यानी रक्त के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये पढ़ने वाले हैं। यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु जिसे बोलते हैं वो पढ़ने वाले हैं। उसमें से हम आज शुरू करेंगे RBC। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? RBC। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत अच्छा सा रहने वाला है। आराम से सुने, सुन के साथ साथ नोट्स बनाएं बहुत अच्छा से। और इसके बाद आपको मेरे हिसाब से जो टॉपिक पढ़ा दिया ना, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढ़ोगे तो कुछ नया मिलने वाला नहीं है, कम ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना और आप ट्राई कर लेना। अगर मिलता है तो कमेंट करके बता देना। क्लियर है ना? तो RBC क्या है? तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, या आप बोल सकते हो यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं, या सेल भी बोल देते हो आप, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या, लाल रक्त कोशिका, ज़्यादातर कणिका बोला जाता है। तो कणिका मतलब क्या है? कॉर्पस्कल्स। RBC जो होती है, ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं। लाल लाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट यानी ये लिखो आप, एरिथ्रोसाइट। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन RBC का। एरिथ्रोसाइट है ना, वो क्या है? इसका केमिकल नेम है, केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम यानी इसका रासायनिक नाम है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है RBC का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? एरिथ्रो का मतलब होता है रेड यानी लाल, और साइट जहाँ पे भी लगा मिल जाए ना आपको, उसका मतलब होता है सेल यानी कोशिका, यानी लाल कोशिका। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो है उसका रासायनिक नाम भी किसके ऊपर है? एरिथ्रोसाइट यानी लाल कोशिका है। ठीक है, उसका रासायनिक नाम है एरिथ्रोसाइट। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका लाल रंग होने का कारण क्या है? उसे लाल क्यों कहा गया? तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, एक कलर पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, और पिगमेंट जो होता है यानी वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक। जो वर्णक जो है ना, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो आपका आंसर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। किसका? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है फिर हीमोग्लोबिन का लाल रंग होने का कारण क्या है? तो वो क्या है? आयरन यानी लोहा। ठीक है ना, इसे Fe भी लिखते हैं, कहीं पे Fe लिखे मिले, मतलब इसका नाम क्या है? फेरस है। ये रासायनिक नाम है आयरन का। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है? रक्त जो होता है वो लाल किसकी वजह से होता है? तो RBC की वजह से होता है। और RBC किसकी वजह से लाल होती है? तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसकी वजह से लाल है? तो लोहे की वजह से होता है। तो आपको याद रखना है। तो इसी के नाम पे इसका रंग लाल है। तो ये रक्त को पूरा लाल बना देती है, क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट है ना सेल के अंदर, वो सबसे ज़्यादा किसकी पाई जाती है? RBC की पाई जाती है। तो बात कंप्लीट हुई। RBC जो है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और याद करते हैं। जो RBC की फॉर्मेशन होती है ना, यानी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, निर्माण की जो प्रोसेस है, यानी निर्माण की जो क्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है ना, याद रखना है, एरिथ्रोपोइसिस। किसके रसायन निर्माण की क्रिया है? तो आपको आंसर इरिथ्रो से आप याद रखोगे, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो
पोएसिस किसके होगी फिर? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। यानी ए प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है? तो आपका आंसर रहेगा यानी आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। जिस प्रकार ब्लड है, ठीक है ना, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ब्लड फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है हीमोपोएसिस, ठीक है ना, हीमोपोएसिस या हीमेटोपोएसिस भी बोल देते हैं यहाँ पे। और इस शब्द से मैंने बहुत से नाम याद कराए थे, हीमेटोपोएसिस, पीछे वाली वीडियो जाके देखना। हीमेटोपोएसिस, हीमोपोएसिस। तो आपसे पूछा था रक्त के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोपोएसिस कहलाती है, ठीक है, या हीमेटोपोएसिस भी लिखा मिल जाता है। तो क्लियर है आपका? तो उसी के अंदर आरबीसी के निर्माण की क्रिया क्या बोल दिया? यानी पोएसिस जो है ये प्रोसेस है। और एरिथ्रो किसके लिए लगा है? आरबीसी के लिए लगा। तो ये नाम याद है तो ये भी आपको याद होगा, ठीक है। जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? अब फॉर्मेशन जो एरिथ्रोपोएसिस हो रही है वो कहाँ पे होती है? तो इसका निर्माण जो होता है ना, तो आप लिख लो एम्ब्रियो, यानी जो भ्रूण के अंदर निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका स्प्लीन एंड लीवर। तो आपको यहाँ लिखना है प्लीहा, जिसे आप तिल्ली बोलते हो, प्लीहा व यकृत के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। यानी भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्लीहा और यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? प्लीहा और यकृत में, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है वयस्क यानी एडल्ट के अंदर। अब आपके अंदर कहाँ पे हो रहा है? ठीक है ना, जो एडल्ट है यानी वयस्क या जन्म के बाद कहाँ पे हो रहा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। तो आपको आंसर देना है लाल अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में हो रहा है। यानी लाल अस्थि मज्जा में सारे के सारे जितने भी सेल है, ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे और कौन सी हो, आरबीसी हो, यानी वहाँ पे इसका क्या होता है? निर्माण होता है। रेड बोन मैरो हड्डी का एक हिस्सा है। आपने नहीं पढ़ा तो आप स्केलेटन सिस्टम वाला जाके पढ़ लेना, वहाँ पे अच्छे से समझाया गया। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो दोनों पाई जाती है। हड्डी जो बड़ी होती है ना, उस हड्डियों के अंदर क्या होता है? एक मैट्रिक्स भाग होता है, उसके अंदर रेड बोन मैरो होती है। और वो क्या करती है? किसका निर्माण करती है? ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसके अंदर रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होगा? रेड बोन मैरो में होगा, ठीक है ना। रेड बोन मैरो के अंदर जब इसका निर्माण हो रहा है तो 2-3 क्वेश्चन मैं अच्छे से याद करवा देता हूँ, आपको याद रखना, ठीक है। रेड बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं स्टेम सेल, ठीक है ना, स्टेम सेल कोशिका, स्टेम कोशिका। और स्टेम कोशिका क्या करती है? जब इन स्टेम कोशिका के ऊपर क्या, एक तो होता है एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन होता है एक, ठीक है ना। और ये किडनी से स्त्रावित होता है। किडनी को जानते हो आप, यानी वृक्क से स्त्रावित होता है। ये क्या करता है? स्टेम सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, यानी उसको प्रेरित करता है किसका निर्माण करने के लिए? आरबीसी का, ठीक है। जब स्टेम सेल पे ये क्या करेगा? ठीक है, उसको उत्प्रेरित करेगा। और स्टेम सेल पे कौन काम करेंगे? तो आपको यहाँ होना चाहिए B9, B6, B12, ठीक है। उसके बाद फोलिक एसिड, यानी उसके निर्माण में जो सहायक है वो क्या है? B9, B6, B12, ये जो विटामिन है, ठीक है ना। आप बताओगे, अगर आप देख रहे हो ना वीडियो अच्छे से देख रहे हो, तो B9, B6 और B12 को इसका रासायनिक नाम क्या है? मैं तो बता ही दूंगा जब विटामिन करवाऊंगा, लेकिन जब आप पहले ये बता देना। अब तक कितना ही याद रखना, B9, B6, B12 या फोलिक एसिड, या क्या करेंगे? स्टेम सेल की हेल्प करेंगे किसका निर्माण करने में? इसका डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? आरबीसी का, ठीक है ना। स्टेम सेल के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? आरबीसी का निर्माण हो जाएगा। अब आरबीसी का निर्माण होने के बाद ये कहाँ चली जाएगी? तो ये ब्लड वेजल्स में चली जाएगी, ब्लड वेजल्स। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन है जो सिंपल से क्लियर हो जाएंगे। यानी ये कहाँ चली जाएगी? रक्त वाहिका में चली जाएगी। और रक्त वाहिका में जाने के बाद, ठीक है, जब भी क्या होंगे, इसको लगभग कितने दिन हो जाएंगे? 120 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 120 दिन, ठीक है ना, 120 डेज हो जाएंगे।
तब तक ये क्या होगी भी, बार बार जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, सेल के ऊपर क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी इधर जाएगी 120 दिन तक घूम रही है, कभी किसी भी वॉल जो होती है उस पर टकरा रही है, कभी किसी पे वॉल पे टकरा रही है। तो उन पे टकराने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर की मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, तो इसके अंदर बहुत ही कमज़ोर होने के बाद क्या होगा, ये निकलेगी किससे, स्प्लीन से, यानी प्लिया से। ठीक है, ये कहाँ से निकलेगी, प्लिया, यानी ये जिसे आप तिल्ली भी बोलते हो, यहाँ पे कई बार तिल्ली भी लिखा जाता है, तो याद रखना है, में तिल्ली से निकलेगी। ठीक है, यानी ब्रेड बोन मेरो। ठीक है, इस प्रकार की एक संरचना थी, मान लो इस प्रकार की। तो यहाँ पे मिलती है हड्डी है, जो ये मान लो मैं हड्डी बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये हड्डी है। हड्डी के इस भाग में और इस भाग में क्या मिलती है, जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनमें, यहाँ पे तो येलो बोन मेरो और यहाँ पे क्या है, रेड बोन मेरो। जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, स्टेम सेल। स्टेम सेल किस का निर्माण कर रहे हैं, ये स्टेम सेल जो होते हैं, आगे थोड़ा सा डीप हो जाएगा, चलो रहने देता हूँ मैं। स्टेम सेल है ना, स्टेम सेल पे एक हार्मोन आके अटैक करता है, ठीक है ना, वो क्या है, किडनी से निकलता है, उसका नाम क्या, देखो इसका नाम ही रासायनिक नाम देखो, पोएटिक हार्मोन। किडनी से निकल के स्टेम सेल को क्या करेगा, डिवीजन के लिए ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा, और उसके बाद इसके अंदर साथ मिलेंगे B9, B6, B12, फोलिक एसिड, जो आरबीसी के निर्माण में सहायक है वो मिलेंगे, और निर्माण किसका हो जाएगा, आरबीसी का। ये कहाँ चली जाएगी, अभी यहाँ बोन मेरो से निकलकर रक्त वाहिका में, बहुत ज़्यादा, यानी 120 दिन के बाद ये इतनी कमज़ोर हो जाएगी, फिर उसके बाद ये स्प्लीन से होकर गुजरेगी, और स्प्लीन के अंदर जो बहुत ही पतली पतली क्या पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है, यानी क्या पाई जाती है, केशिकाएं पाई जाती है, और वहाँ से निकलने पर ये क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी डेथ, इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, तो मृत्यु हो जाएगी, क्लियर है बात, 120 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इन मृत्यु होने के बाद इसमें पता है आपको, आरबीसी में मैंने क्या बताया, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यानी ये टूटने के बाद कहाँ चली जाएगी, तो हिम चला जाएगा आपका लीवर में, कहाँ चला जाएगा, लीवर यानी यकृत में चला जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये यकृत में जाएगा तो यकृत क्या कर देगा, इन मरी हुई कोशिकाओं को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी इनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, और नष्ट करने के बाद इस हिम का कुछ होगा आगे, वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या बना, देखो समझने वाली बात है ना, बिल्कुल क्लियर सी बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मज़ा आने वाला है, पूरा समझा के करेंगे यार। क्या है, रट्टे बहुत दिन मार लिए, मार के रट्टे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया आपका। अब समझने की बारी है, ठीक है, हम आ गए हैं ना, टेंशन मत लेना। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, इसमें इनको डालना, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर रहता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। वहाँ से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, लाल अस्थि मज्जा में होता है। बात हुई क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, लाइफ स्पेन यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल मैंने बताया अभी कितने दिन बाद, 120 दिन बाद, यानी 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्प्लीन। बता दिया मैंने, स्प्लीन यानी प्लिया में होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती है, वहाँ से आरबीसी नहीं निकल सकती। ठीक है, और वहाँ पे जाके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और वो उसको क्या कर देगा, क्योंकि कमज़ोर है, उस आरबीसी को डेड करता रहेगा। उसके बाद मृत्यु कहाँ पे होती है, स्प्लीन में होती है, और मृत्यु होने के बाद जहाँ दफनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब है कब्रिस्तान, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ पे है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्लिया रहेगा। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्प्लीन यानी
ब्लड बैंक भी प्लिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेड होती है आरबीसी, और तो क्या होता है यहाँ पे आरबीसी यानी रक्त की ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है थोड़ी, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, ब्लड बैंक बोल दिया जाता है। ब्लड बैंक इसे बोला जाता है, और कब्रिस्तान भी किसे बोला जाता है, प्लिया को। आपसे पूछा जाता है आरबीसी को नष्ट कौन करता है, फिर डेड होने के बाद ये मार तो देता है, लेकिन नष्ट कौन करता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, यकृत करता है। कौन करता है, यकृत करता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद याद रखना, ठीक है ना, आरबीसी के अंदर मैंने क्या बताया था, हिम यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हिम से क्या बन जाता है, हिम से आगे बनता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन या बिलीरुबिन जिसे बोलते हो आप, बिलीरुबिन, जो किसका पिगमेंट है, पीले रंग का। आगे जाके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो क्या बनते हैं, हिम से बनते हैं, और वो क्या करेगा, आगे जाके पित्तरस का निर्माण करते हैं। आपको पता है भी है बाइल जूस का निर्माण होता है, तो वो आरबीसी के डेथ के बाद, यानी उस चीज़ को क्या कर देता है, लीवर कन्वर्ट कर देता है। तो बिलीरुबिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लीवर में होता है, और किसके, हिम से, ठीक है ना। और ग्लोबिन का क्या होता है, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो क्या कर लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, उसको कुछ अलग भागों में ग्लोबिन को तोड़ के ग्लूकोज में भी बदल सकता है अगर ज़रूरत है तो, और नहीं तो वो क्या कर लेगा, ग्लोबिन का शरीर उसे अब्जॉर्ब कर लेगा, आपके शरीर में क्या कर लेगा, अवशोषित हो जाता है। तो नो, क्योंकि हमारा प्रोटीन, शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है शरीर उसके साथ अलग तरीके से डील करता है, तो हमें वो चीज़ नहीं पढ़नी है ज़्यादा, ग्लोबिन का क्या हो रहा है, ठीक है। तो बिलीरुबिन का निर्माण ये काम आएगा जिस दिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो इतनी बात क्लियर थी ना, यानी कहाँ, अब निर्माण में कौन सहायक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निर्माण में कौन सहायक है, यानी आरबीसी का निर्माण में सहायक क्या है, तो B6 है, B12 है, और B9 भी है, और फोलिक एसिड भी है। अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी हो जाएगी। तो आपसे पूछा भी जाता है B6, B12, B9 और फोलिक एसिड, अगर इनकी कमी हो जाए तो किसकी कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी। और आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपको पता है आरबीसी की कमी तो किसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि रक्त का एक पार्ट है ये, तो ब्लड यानी रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। और रक्त की कमी को क्या बोल देते हैं, फिर रक्त की कमी को बोलते हैं आप एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया, यानी अरक्तता। क्या बोलेंगे, अरक्तता। आरबीसी की कमी तो ब्लड की कमी, ब्लड की कमी तो हमें रोग कौन सा हो गया, एनीमिया हो गया। और एनीमिया किसकी कमी से हुआ तो आपको पता ही है, ठीक है ना, आरबीसी की कमी। और आरबीसी की कमी कब होती है, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी कब होती है, जब B9, B6, B12 की कमी हो जाती है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन की किसकी कमी होती है, आयरन यानी लोहे की कमी हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बनते हैं, लोहे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से था एनीमिया। B9, B6 और B12 की कमी से भी हमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया। आपसे पूछा था B12 की, आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी है तो क्या, एनीमिया। आपसे पूछा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। आपसे पूछा आरबीसी की कमी से एनीमिया। रक्त की कमी को क्या, अरक्तता कहते हैं, यानी वो एनीमिया। कारण क्या है, लोहा, B9, B6, B12, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, इनमें से कोई भी ऑप्शन देगा वो, सारे नहीं देगा इकट्ठे, एक ऑप्शन देगा वो, ठीक है ना। कोई ना कोई विटामिन से पूछना चाहेगा तो विटामिन एक दे देगा, कोई भी A, B, ठीक है, K दे देगा, O दे देगा, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन देगा तो वो और पिगमेंट दे देगा, बिलीवर्डिन दे देगा, बिलीरुबिन दे देगा, एक हीमोग्लोबिन डाल देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेट होते हैं, और क्वेश्चन सेट होने का तरीका ये था हमारा, कुछ भी नहीं, यहाँ से हमें याद करने थे, ठीक है। हार्मोन कौन सा काम करता है आरबीसी के निर्माण थे, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन जो कहाँ से निकलता है, वृक्क से निकलता है। कौन से सहायक हैं, जो हमारे कौन कौन से पोषक तत्व सहायक हैं, तो ये पोषक तत्व हमारे न्यूट्रिएंट जो सहायक हैं आरबीसी के निर्माण में। स्टेम सेल से होता है, बोन मैरो में होता है, किस किस प्रकार से ब्लड वेजल वगैरह किस प्रकार से सेट करती है, सारा कुछ बता दिया, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। अब आते हैं आरबीसी की जो है ना वो अमाउंट कितनी पाई जाती है।
बताओ भाई, आरबीसी की आपसे अमाउंट पूछता है, वो संख्या पूछता है तो कितनी पाई जाती है। तो संख्या मेल में अलग पाई जाती है और फीमेल में अलग पाई जाती है, यानी मादा में अलग है और नर में अलग है। तो मेल में कितनी है, तो मेल में होती है से 6 मिलियन, ठीक है ना, यानी 55 लाख से 60 लाख लिख लो आप, ठीक है। यानी 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 55 से 60 लाख लिख लो। इसमें कितनी पाई जाती है, तो 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पाई जाती है, यानी 45 से 55 लाख, ठीक है। तो आप सीधा लिख सकते हो एवरेज वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू है जो वो क्या हो जाएगी, यानी औसतन कितनी पाई जाती है आपसे, न तो वो क्या पूछे पुरुष में पूछे न महिला में पूछे, तो आपका आंसर क्या रहेगा 5 मिलियन, बीच का निकाल के ठोक दो, यानी 50 लाख। और ये किस पे है, प्रति मिलीमीटर क्यूब, ये भी किस पे है, प्रति मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना, प्रति मिलीमीटर क्यूब, यहाँ पे भी लिख लो प्रति मिलीमीटर क्यूब, प्रति मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये लिखना। यानी जब एक डब्बा लेते हैं, मान लो हमने क्या लिया, 1 मिलीमीटर का कोई लिया, उसका आयतन निकाल लेंगे मान लो हम, ठीक है ना, ये डिब्बा ले लिया हमने, ठीक है। ये डिब्बा मान लो इसका 1 है, ये भी 1 मिलीमीटर है, ये भी है, ये बुझा आपने मैथ किया होगा, ये 1 है। तो इस डिब्बे में अगर हम रक्त डालते हैं, ब्लड को डालते हैं, और इस ब्लड के अंदर जब आरबीसी काउंट करते हैं ना, तो उसकी संख्या कितनी पाई जाती है, लगभग 50 लाख के करीब पाई जाती है। तो हमें याद करना है 1 पर मिलीमीटर क्यूब में कितनी संख्या होती है, 50 लाख होती है। मैंने फिर बताया अगर आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। अगर आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, तो उस रोग को क्या बोलते हैं, पॉलीथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीथेमिया। याद रखना है, एनीमिया भी लिखा मिलता है, एनीमिया, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉलीथेमिया। पॉलीथीमिया, पॉली का मतलब ज़्यादा होता है, बहु, पॉली का मतलब बहु, फिलिंग मतलब, ठीक है ना, बहु का मतलब है ज़्यादा, मोर देन 1, ठीक है। यानी बहुवचन सुना है ना, वो बहु वाला, पॉली यानी ज़्यादा हो गई। आरबीसी की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, आरबीसी की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो उससे पहले एक बात याद करना है हमें, आरबीसी का जो काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका, आरबीसी का कार्य क्या है। तो आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना, या का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन। आरबीसी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेकर जाना, एक जगह से दूसरी, आरबीसी करती है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी आपके फेफड़ों से उठाकर कोशिकाओं तक पहुंचाएगी, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर फेफड़ों तक। यानी ऑक्सीजन कहाँ से है, आपने सांस ली, जैसे ही आपने सांस ली तो हवा कहाँ गई, फेफड़ों में, फेफड़ों में ऑक्सीजन जैसे जाएगी तो यहाँ पे क्या है, ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, वो आरबीसी क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी ऑक्सीजन को। जैसे ही ऑक्सीजन अवशोषित होगा तो आरबीसी आगे निकल जाएगी हमारे हृदय के माध्यम से, आपको पता भी है, आगे पढ़ेंगे हार्ट में किस प्रकार जाता है, वो हमारे प्रत्येक सेल तक ले जाने का काम करेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आगे क्या देगा, एनर्जी देगा, आपको भी पता है, ठीक है ना, क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, तो वो एनर्जी देने का काम करेगा। वहां से सेल में क्या होगा, जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी जो क्रेब्स चक्र खत्म होगा, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा कुछ, ठीक है ना। तो वहां पर ग्लूकोज का विखंडित हो जाएगा तब, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक और फेफड़ों से हम बाहर कर देते हैं। तो वो किसका काम है, रक्त का काम है। रक्त में किसका काम है, आरबीसी का काम है, ठीक है ना। यानी जब हमें लगता है भी ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कोई चीज़ ले जाने वाली ज़्यादा चाहिए या ना चाहिए। यानी कहीं पे कुछ कमी आ गई, जैसे हम कहते हैं कोई जगह मतलब गेहूँ कम हो गया, ठीक
ठीक है ना। तो पहले तो नॉर्मल चल रहा था, अगर गेहूं कम हो गया तो हमें साधन जो थे हमारे, जो ट्रांसपोर्ट थी उसको बढ़ाना पड़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी, अगर वहाँ पर कनक पूरी हो गई यानी गेहूं पूरी हो गई तो क्या कर देंगे, साधन को घटा देंगे हम, जो ट्रांस व्हीकल हमारे थे उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यानी ले जाने वाला, अगर कोई चीज़ कम है तो ले जाने वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा, भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्या होगी, पूर्ति की जाए। तो इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है, अगर हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने का मतलब आपकी नहीं, पृथ्वी से आप ऊपर जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो, तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। यानी आप पहाड़ों पे जाते हो तो आरबीसी की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, इसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी, और हमें ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में जो आई है उसको वापस बाहर न जाने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए। तो आरबीसी अपनी संख्या क्या कर लेती है, डिवीजन करके बढ़ा लेती है, ठीक है। तो आरबीसी संख्या बढ़ा लेगी, और अगर आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो साइज घटेगा और संख्या बढ़ेगी। याद रखना, आरबीसी की संख्या तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, संख्या जो है वो बढ़ेगी, और आकार जो आरबीसी का है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप सोते समय, ठीक है ना, स्लीपिंग टाइम पूछा लिया जाता है, तो उस समय क्या होता है, तो हमें ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि एनर्जी की कम जरूरत है, तो आरबीसी संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, और साइज क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो क्लियर हुई बात। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आकार बढ़ता है या घटता है जब हमें ऊंचाई पे जाते हैं, तो आकार क्या होगा, कम होगा, संख्या बढ़ जाएगी। सोते समय क्या होगा, साइज तो बढ़ जाएगा आरबीसी का थोड़ा बहुत, और संख्या घट जाएगी, ठीक है। लगभग कितनी घटती है, तो 5% के लगभग घटती है, यहाँ पर 30% तक बढ़ जाती है, ठीक है ना, 30% तक बढ़ जाती है। यानी इस 30% बढ़ने को आप क्या कहो, पॉलीथेमिया थोड़ी कहोगे, ठीक है। ये रोग रेगुलर बढ़ गई आपकी, मतलब परमानेंट बढ़ रही है, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसकी आपकी एवरेज कितनी होगी, 50 लाख से ऊपर ऊपर रहने लगी है, तब इसे क्या बोलेंगे, पॉलीथेमिया बोलेंगे। लेकिन नॉर्मली बढ़ेगी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बढ़ती बढ़ती रहती है। गर्मी बहुत है, और गर्मी बहुत होने के कारण भी कंटिन्यूटी बनाने के लिए, आपकी रेगुलरिटी बनाने के लिए हम सहन कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज एक बनता भी है लाइक वाला, ठीक है ना। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, प्यारे प्यारे, सब नौकरी लगोगे। तो बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। अपना नंबर है 8603 55 ठीक है ना। अगर बात क्लियर ना होती है तो डाउट वगैरह में भेज देना। जिस दिन क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाने के बाद, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो अपना रहता है भी क्वेश्चन पूरे पूरे कंप्लीट करवा देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं, तो आपका सेट हो जाता है दिमाग। तो आप भेज देना भी ये डाउट है सर थोड़ा सा, तो आप क्लियर कर लेंगे आगे लेक्चर में। क्लियर है ना, आप देख रही हो तो, अगर नहीं देख रही हो तो फिर तो सुन ही नहीं रहोगे ये बात। तो ये बात क्लियर हुई हमारी। अब देखो, आकार से हमें याद आया, ये बात क्लियर हो रही है, तो आकार से हमें क्या याद आया। देखो 50 लाख होती है, यानी 5 मिलियन इसकी पर मिलीमीटर क्यूब पे होती है, ठीक है ना। बढ़ जाए संख्या तो पॉलीथेलमिया, घट जाए तो एनीमिया, ठीक है। एनीमिया क्या है दोबारा बता दूंगा कभी ना कभी, टेंशन मत लेना, ठीक है। आकार से क्या याद आ, शेप, इसका आकार कैसा होता है, तो बाई कॉनकेव यानी दवी अवतलीय होता है, ठीक है। कैसा आकार होता है, इस प्रकार से, ये आकार होता है इसका, ठीक है ना। यानी बीच से दबा हुआ, बाहर से उभरा हुआ, ठीक है ना, बाहर से उभरा हुआ। क्लियर हो रही है बात। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसका आकार कैसा होता है, ओवल शेप बोल सकते हो आप, ठीक है, या आप बोल सकते हो राउंड शेप, राउंड शेप है, गोलाकार होती है, ठीक है ना। उसमें कैसी है, ओवल शेप बोल सकते हो आप, अंडाकार होती है, ठीक है। क्लियर है, तो ये बात है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है,
तो इसके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस होती है, ये केंद्रकहीन होती है, ठीक है ना, ए न्यूक्लियस बोल सकते हो आप इसे, केंद्रकहीन होती है। केंद्रकहीन क्या है? कोशिका है, केंद्रकहीन कोशिका है। लेकिन एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या है, किसमें केंद्रकहीन कोशिका है? तो ये स्तनधारियों में, मैमाल जो होते हैं स्तनधारियों में केंद्रकहीन कोशिका है, ठीक है। लेकिन स्तनधारियों में कौन है, अपवाद क्या है, जिसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जिसमें क्या है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो वो कौन से हैं? तो एक तो आपका ऊंट हो गया और एक आपका क्या हो गया? लामा हो गया, यानी ऊंट व लामा, दो जीव ऐसे हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है? आरबीसी जो है ना, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। आरबीसी के अंदर पहले केंद्रक होता है जब उसका निर्माण होता है, ठीक है ना, पहले उसके अंदर जब उसका निर्माण होता है तो उसमें केंद्रक होता है, लेकिन बाद में उसका केंद्रक क्या होता है? बाहर निकल जाता है कुछ, क्योंकि केंद्रक का उसमें कोई काम नहीं होता। क्लियर हो रही है बात? अगर ये बात क्लियर हो रही है तो ऊंट और लामा, यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, इतनी ज़्यादा बार भी कौन सा स्तनधारी ऐसा है जिसके अंदर केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहता है? ऊंट व लामा। स्तनधारियों की आरबीसी में आमतौर पर नॉर्मल जो है वो केंद्रकहीन होती है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर हुई बात? क्या ये बात क्लियर हुई? तो इसका रंग मैंने क्या बताया था? रेड बताया था, लाल बताया था। और लाल किसके कारण था? एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ये भी लिख लो आप, ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से पहले मुझे एक क्वेश्चन और याद आता है, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा फिर कर लेंगे। आपसे ये पूछा जाता है रक्त में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? रक्त में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? रक्त में सबसे छोटी यानी 3 कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सी है? प्लेटलेट्स। उसमें सबसे छोटी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आरबीसी। क्या रहेगा? आरबीसी। और इसका आकार कितना है? 7 माइक्रोन, बहुत ही छोटी है, ठीक है ना, संख्या बहुत है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी आरबीसी किसकी पाई जाती है? सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो आपकी होती है ऊंट की, कैमल की। और आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो वो होती है, सबसे छोटी आरबीसी वो होती है डियर, यानी एक मस्ट डियर होता है, प्रजाति एक डियर की, यानी मस्ट हिरण में होती है। आँख सबसे बड़ी हिरण की होती है, लेकिन आरबीसी सबसे छोटी किसकी है? हिरण की होती है। तो ये बात हमें याद करनी है। सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है? हिरण में। सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? ऊंट में। और ऊंट का इससे थोड़ा सा याद कर लेना, दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें केंद्रक तो बड़ी हो गई, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना, केंद्रक तो क्या होगी? बड़ी हो गई। तो ये बात अगर क्लियर हुई, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आरबीसी सबसे छोटी होती है हमारे सेल जो। तो इसमें हिम जो है क्या पाया जाता है? लाल रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? रक्त में कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। किस में पाया जाता है? आरबीसी में। और इसमें क्या है? हिम कितना है? ये किससे बना है? हिम प्लस ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम क्या है? तो ये फेरस है। किससे बना है? फेरस यानी आयरन से, आप कह दो लोहे से बना हुआ है, ठीक है ना, हिमेटिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ग्लोबिन क्या है? तो ये है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन है। और उसके अंदर इसको बोला जाता है कैरियर प्रोटीन, ठीक है ना, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन या इसे बोला जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी वाहक प्रोटीन है ये, ठीक है ना, वाहक प्रोटीन है। जो करता क्या है? किसका वाहक है? ठीक है, तो ये वाहक किसका है? ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। यानी ऑक्सीजन को क्या लेके जाएगा, शरीर की कोशिकाओं तक लेके जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, शरीर से बाहर करेगा। क्लियर होगी ना बात। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को का ट्रांसपोर्टेशन करना यानी प्रिवेंट करना किसका कार्य है, तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा है, ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, तो आपको पता है शरीर में लेके जाएगा, और शरीर से क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फेफड़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसको लेके जाएगा। अब आपसे पूछो ग्लोबिन प्रोटीन के बाद हीमोग्लोबिन आ गया, यानी हीमोग्लोबिन ये काम करता है। हीमोग्लोबिन किसका भाग है, आरबीसी का है। तो आपसे पूछ रहे आरबीसी का कार्य क्या है, तो यही काम है, ऑक्सीजन और CO2 को क्या करके ले एक जगह से दूसरी जगह। अब आरबीसी किसका भाग है, रक्त का। तो आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और ऑक्सीजन जो है उसका प्रिवेंट कौन करता है, और ऑप्शन में आपको आरबीसी न मिले, हीमोग्लोबिन न मिले, ग्लोबिन न मिले, ठीक है, तो आपका आंसर में और ऑप्शन मिले। जैसे मैं कह दूं ब्लड, ठीक है ना, रक्त ऑप्शन में दे दिया मैंने, और क्या दे दिया मैंने, दे दिया पीतरस दे दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने एंजाइम दे दिया, तो आपका आंसर वहाँ पे क्या होगा, रक्त, क्योंकि रक्त का ही तो भाग है ना आरबीसी। आरबीसी का भाग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का भाग क्या है, ग्लोबिन है, ठीक है। तो ग्लोबिन कितना प्रतिशत पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 96% ग्लोबिन होता है, और लोहा कितना होता है, तो 4% लोहा होता है, ठीक है ना। यानी हिम यानी लोहा कितना होता है, तो 4% लोहा होता है हीमोग्लोबिन का, और 96% क्या होता है, ग्लोबिन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन होता है। अब लोहा इतना होता है, और ये बात होगी जब हमारे शरीर के अंदर ये पाया कितना जाता है, तो पुरुष के अंदर पाया जाता है 14 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से, और महिला जो होती है उसमें पाया जाता है 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। आजकल इसकी वैल्यू घटा दी गई है, टेस्ट वगैरह जब करवाते हो ना आप हीमोग्लोबिन, तो इसकी वैल्यू कम कर दी गई है, एवरेज वैल्यू है। लेकिन पहले जो क्वेश्चन आते थे और इसी के हिसाब से अब क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मेल जो होता है उसमें तो हीमोग्लोबिन। आप जब जाते हो ना ब्लड टेस्ट करवाने, तो वो कहता है आप में 9 ग्राम खून है, 10 ग्राम खून है, 15 ग्राम खून है, 12 ग्राम खून है, तो वो ग्राम खून तो कह रहा है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन तो कहेगा, तो नॉर्मल आदमी तो नहीं समझ पाएगा ना हीमोग्लोबिन क्या है। तो वो खून कहता है भी आपका खून कम हो गया है। खून कम होने का मतलब क्या है, खून कम नहीं हुआ, उसके अंदर आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन कम हो गया आपका, यानी हीमोग्लोबिन था वो कम हो गया है, ठीक है ना। तो वो जो बताता है ना 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, जितना आपको बताता है वो ग्राम का मतलब वहाँ पे क्या है भाई, आपका हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर के हिसाब से इतना है। समझ में आ रहा है। जो नॉर्मल कितना हो 14 से 18, लेकिन आजकल इसकी डेट वो जो डाटा है वो घटा दिया गया। आप टेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 12 से 14, ठीक है ना, 12 से 14 मिलेगा, लेकिन ये पहले का है तो एज इट इज़ पड़ा है। इस क्वेश्चन इसके हिसाब से साइंस में करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं टेक्नोलॉजी को छोड़ के, ठीक है ना। यानी ये आपका अपडेट होता रहता है तो बहुत ही कम, क्योंकि इसके अपवाद बहुत चलते हैं, इस पर फिर शोध होता है, ये होता है वो होता है। तो जब तक एनसीईआरटी नहीं करती हम कुछ नहीं बदलते। तो बात क्लियर हुई। अगर ये हीमोग्लोबिन आपका हो जाए 6 ग्राम पर डेसीलीटर से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तब हमें क्या डॉक्टर कहता है आपको क्या हो गया, एनीमिया हो गया, ठीक है। और खून कम का मतलब है हीमोग्लोबिन कम, तो इसका मतलब है आपका खून कम होगा क्योंकि आरबीसी कम होगी, और उसके बाद आपको चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक सेल के अंदर, वो जो होगा वो क्या नहीं करेगा, क्रेब्स साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एटीपी नहीं मिलेगी। तो एटीपी नहीं मिलने के कारण हमारे दिमाग में जितनी हमें एनर्जी ऑक्सीजन चाहिए वो पूर्ति नहीं होगी, और पूर्ति न होने के कारण हमें क्या आएंगे, चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखा करो, आयरन वगैरह कुछ चीज़ें ले लिया करो, यानी आपका पुदीना ले लिया करो, आप मेथी ले सकते हो, आप चने खा सकते हो, ठीक है ना, अच्छे सोर्स हैं ये, मेथी, पुदीना,
पालक, हरी सब्जियां लोहे के अच्छे सोर्स हैं जो क्या करते हैं आपके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो आपके लिए अच्छी बात थी, ठीक है। कितना पाया जाता है, इससे कम एनीमिया हो जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एनीमिया के 10 क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल एक से एक सटा के, ठीक है ना। और एनीमिया के 10 क्वेश्चन इस प्रकार सेट होते हैं जिस प्रकार मैंने बताया था, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं दोबारा इस बात को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है। सर आप थोड़ी देर पहले तो B9 से बता रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ आयरन है यानी लोहा है, B6 है, B12 है, B9 है, ठीक है ना। और क्या है, फोलिक एसिड है। ये किसका निर्माण करने में सहायक है, तो ये किसका निर्माण करेंगे, आयरन किसका करेगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, ठीक है ना। और ये आरबीसी का हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आरबीसी के अंदर पाया जाएगा। और आरबीसी किस, ठीक है, आरबीसी किसका हिस्सा है, ब्लड का हिस्सा है, ठीक है ना। यानी जब इनकी कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन, आयरन का कमी, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, B6, 12, 9 वगैरह फोलिक एसिड नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, बाकी का जो इसका स्ट्रक्चर है उसका। और आरबीसी अगर कम हुई तो हमें पता है कोई चीज़ है, मान लो आप 4 फैमिली में मेंबर हो तो एक कोई चला जाए मान लो कहीं पे, तो आप कितने रह जाओगे, 3 रह जाओगे। तो उसी प्रकार ये भी तो एक मेंबर ही है ना रक्त का, तो रक्त की वो जो पूरी क्वांटिटी है उसमें कुछ फर्क तो आएगा, आरबीसी कम होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन सेट करना शुरू करता है, वो रक्त की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया, ठीक है ना। आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। स्पेलिंग दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं ये लिखी मिलती है, कहीं पे ये लिखी मिलती है। हीमोग्लोबिन से क्या कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। आपसे पूछा फोलिक एसिड की कमी से भी क्या हो जाता है, एनीमिया। B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड है वैसे, ठीक है। B12 की कमी से आरबीसी की कमी यानी एनीमिया। B6 की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। तो ये एनीमिया 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 हो जाता है, ठीक है ना। एक सिकल सेल एनीमिया भी होता है, वो आरबीसी को इफेक्ट करता है, लेकिन वो क्या है, जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे, जब रोग करेंगे अनुवांशिक रोग, ठीक है ना। तो ये एनीमिया है आपका, जिसके बार बार क्वेश्चन सेट होते हैं और आपको तंग भी करते हैं, तो याद रखना है हमें। क्लियर हो गई क्या बात। तो फंक्शन याद करना इसका क्या है, फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर हीमोग्लोबिन Hb बोलते हैं इसको, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, याद रखना हीमोग्लोबिन। और अगर Hb के साथ क्या जुड़ जाता है, CO2 जुड़ जाता है तो HbCO2 यानी इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। ऑक्सी के मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाई को कार्बोक्स के मतलब कार्बन जुड़ा है, सीधी सी तो सिंपल सी बात है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और ये जब होता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, ठीक है। आप बोलोगे चटक लाल, या जो रेड हो जाता है यानी लाल हो जाता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हो इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हो, जब ऑक्सीजन की मात्रा हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा चिपकी होती है। या ऑक्सीकृत रक्त भी कहा जाता है, ऑक्सीकृत रक्त भी कहा जाता है, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाता है, और इसे प्योर ब्लड कहा जाता है। अरे सब क्वेश्चन एक दूसरे के सेट होते हैं। प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है, यानी इसे क्या बोलेंगे, इसका रंग कैसा हो जाएगा, यानी नीला बैंगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला बैंगनी हो जाएगा। और नीला बैंगनी क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो आप इसे क्या बोलते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी डीऑक्सीकृत ब्लड, अनाक्सीकृत ब्लड बोलते, रक्त बोलते, ठीक है ना। और इसे क्या बोला जाता है, इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त कहा जाता है,
अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो सिंपल है, सेट है, हर जगह क्वेश्चन रटने फ़ायदा क्या है जब हमें पता ही है हर चीज़ का। यानी ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का लाल कैसा हो जाता है, पूरा चटक लाल बोलते हो आप, ठीक है ना, बिल्कुल रेड हो जाता है, रेडिश, ठीक है। और लाल जो होता है, यानी आपसे पूछ लिया जाता है फिर जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना, यानी ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत रक्त होता है उसका ही नाम क्या है, शुद्ध रक्त। आपसे पूछा जाता है शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है ना, चटक लाल या सीधा लाल बोल दो। आपसे पूछा अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है तो आपको आंसर देना नीला बैंगनी। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्योंकि इसका संवहन करने का कार्य कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है। तो यानी इसको रक्त को क्या भी कहा जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इतने क्वेश्चन होने के बाद मेरे को नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है भी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं सर, इससे बाहर भी आते हैं, हमने देखा है, तो बता देना आप, ठीक है। क्लियर हुई बात क्या या नहीं हुई, ठीक है, कमेंट करके बता देना भाई, आपका भला होगा, ठीक है। और आरबीसी के अंदर हमने क्या 40-50 मिनट बिता दिए, और बिताने का मतलब क्या है, हमने वो यूज किए, न कि हमने ख़राब किए। अगर आप इस प्रकार से यूज़ करते रहे अपने टाइम का, अरे 15-20 मिनट फालतू चल जाते हैं ना वीडियो समझाने में, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान नहीं हो रहा भाई, आपका फ़ायदा हो रहा है। 20 मिनट में आप क्या लगा देते हो, गप्पे मारने में भी लगा देते हो, ठीक है ना। और लाइफ के वो पल हैं जो हमें या तो कहीं सेट कर सकते हैं या ठीक है, या तो कहीं सेट कर सकते हैं, नहीं तो तबाही की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेट होना चाहते हो